बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जिनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से पहले ज़रा लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिनको हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने बात की थी कि यहाँ पर 3D सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हमने बात की थी कि इसमें 4th D इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इसी तरह थर्ड की केस में 5th और फोर्थ की केस में 6th D इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। फिर हमने फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात की थी कि ये इनकम्प्लीट है, और वहाँ पर थर्ड और फोर्थ में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4f और 5f सबशेल में भी उनकी फिलिंग होती है। उसके बाद हमने जनरल फीचर्स डिस्कस किए थे ट्रांजिशन मेटल्स की, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हमने बात की थी, उनके फिजिकल स्टेट्स की बात की थी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की हमने बात की थी। उसके साथ साथ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को, एलॉय फॉर्मेशन को और मैग्नेटिक बिहेवियर्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि हर वो सब्सटेंस, कैटलिस्ट का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि हर वो सब्सटेंस जो पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे, उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड जो है दे आर एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड है स्टूडेंट्स, वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। फिर हमने आयरन की बात की थी कि एमोनिया सिंथेसिस के लिए यूज होता है हेबर-बॉश प्रोसेस में। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू देयर स्पिन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, दोनों मिलकर एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो होगा, वो मेटल जो होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अट्रैक्ट होगा पैरामैग्नेटिज्म है, और अगर अट्रैक्ट नहीं होगा डायमैग्नेटिज्म है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो सब्सटेंस जो होगा, वो मेटल जो होगा, वो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो, जैसे आयरन 3 है हमारे पास, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो, तो फिर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे विच इज 5, और पैरामैग्नेटिज्म जो होगा एक्सट्रीम लेवल पे होगा, उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ब्रीफली लास्ट लेक्चर को हमने रिवाइज किया। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में कहा गया है, उनका डेफिनेशन ये है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आयंस एंड आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस इस एग्जांपल में वजाहत होगी इनकी। स्टूडेंट्स, अगर हम पोटेशियम साइनाइड को आयरन साइनाइड के साथ मिक्स करें, इनके एक्वस सॉल्यूशंस को, एक्वस सॉल्यूशंस आप जानते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो तो फिर उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइसल्फाइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या एमोनिया है, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। उनमें जो सब्सटेंसेस की डिसोल्यूशन होगी, जो सोल्यूशन बनेगा, उनको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। इनके एक्वस सॉल्यूशंस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं या मिक्स कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, जिसका नाम है पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर अगली क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। यहां पर सिर्फ नाम की वजाहत हम करेंगे कि पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है, हेक्सा 6 साइनाइड आयंस के लिए, सायानोफेरेट
ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास। अब अगर इस मिक्सचर को हम एवापोरेट करवाएं, मतलब इससे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को बाय हीट एवापोरेट करवाते हैं, तो जब एवापोरेशन के बाद जो कंपाउंड रह जाता है, अब अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेशियम आयन और हेक्सासायानोफेरेट आयन में आयोनाइजेशन होगी। स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि जब ये दोनों एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं, जब इनसे वाटर एवापोरेट हो जाता है, तो इनको आयोनाइज इस फॉर्म में होना चाहिए था कि साइनाइड आयंस अलग होते, पोटेशियम आयंस अलग होते और आयरन आयंस अलग होते। लेकिन जब आयोनाइजेशन होती है इसमें, तो उसमें हमारे पास पोटेशियम आयन और हेक्सासायानोफेरेट आयंस बन जाते हैं। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ऊपर जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या कॉम्प्लेक्स आयंस, एंड आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और वो इस काबिल हों कि अलग रह सके, मतलब एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर रह सके, उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आप देख सकते हैं ब्लू में लिखा गया है कि कॉम्प्लेक्स आयन है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास कॉपर 2 का मतलब ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, जिसमें कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अब अगर कॉपर 2 आयंस हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हो, तो कॉपर हेक्सा एक्वा कंडीशन में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हेक्सा इज यूज्ड फॉर 6 और एक्वा का वर्ड वाटर के लिए यूज होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर में। तो इनको जब हम, ये हमारे पास वाटर का सोल्यूशन है, वाटर में सोल्यूशन है सॉरी स्टूडेंट्स, और उसको अगर हम एमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब उसमें हम एमोनिया ऐड कर लेते हैं, तो एमोनिया की एडिशन से क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब एमोनिया यहाँ पर एस बेस एक्शन कर रहा है। आपको पता है कि एमोनिया के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमोनिया में नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, समझ के लिए। अब वाटर का इस केस में, वाटर का एक हाइड्रोजन एमोनिया के साथ रिएक्शन करके एमोनिया को एमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेगा स्टूडेंट्स, और 2 वाटर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स अपना एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, तो यहां पर स्टार्ट में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, प्रोडक्ट में 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस हमारे पास रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जब हो जाएगा हमारे पास कॉपर के एक्वस आयंस का, किसके साथ, एमोनिया के साथ, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि बिफोर द रिएक्शन यहां पर जो चार्ज था वो 2+ था, आफ्टर द रिएक्शन चार्ज 0 बन गया है, मतलब न्यूट्रल बन गया है। तो जब ये न्यूट्रल बन जाएगा, इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा, जिसको हम पीपीटी कहते हैं। व्हाट इज प्रिसिपिटेट? प्रिसिपिटेट केमिस्ट्री में हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्युबल मैटर बन जाए, जो रिएक्शन मिक्सचर में डिसॉल्व ना हो, उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। प्रिसिपिटेट तो या रिएक्शन मिक्सचर के टॉप पर फ्लोट करेगा या बॉटम में रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा। अब अगर उसी प्रिसिपिटेट को हम फर्दर एमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म से दोबारा सॉल्युबल फॉर्म में चला जाएगा। इनसॉल्युबल एमोनिया के साथ रिएक्शन के बाद ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स इन 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को एसिड बेस रिएक्शन के जरिए किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, एमोनियम आयंस उसकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ रह जाएंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स एसिड बेस रिएक्शन से। अब स्टूडेंट्स, इन रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन का मतलब ये था कि हमने एक कॉम्प्लेक्स आयन को डिफाइन करना है। नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो डेफिनेशन की वजाहत थी विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। उसके बाद हम ये कहते हैं कि
अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन टू पार्ट्स। कौन से पार्ट्स? अ सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन। स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट्स पॉसिबल है। जैसे ये वाला एग्जांपल आप ऑब्जर्व करें, पोटेशियम हेक्सा सायानोफेरेट वाला। इसमें से पोटेशियम जो है ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आयरन और साइनाइड आयन जो है ये इनका नेगेटिव पार्ट है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कंपाउंड, किस कंपाउंड में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट्स होंगे जिसमें से एक हमारे पास कैटाइन होगा और दूसरा एनाइन होगा। कैटाइन, पॉजिटिव आयन को कैटाइन क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन में ये कैथोड की तरफ जाएगा और ये एनोड की तरफ आएगा। अब होगा क्या? अ सिंपल कैटाइन, ये सिंपल होगा जैसे पोटेशियम की केस में है, सिंपल पोटेशियम आयन है, एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, और ये वाला पोर्शन जो होगा ये कॉम्प्लेक्स होगा जैसे आयरन और उसके साथ साइनाइड आयंस हैं। सेकंड केस में क्या पॉसिबल है कि अ कॉम्प्लेक्स कैटाइन, बाज जगहों पर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स कि जो ये वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव पोर्शन होगा और इसके साथ ये वाला पोर्शन जो होगा, जो हम यहां पर पॉजिटिव रिप्रेजेंट करें, वो नेगेटिव होगा। अगर हम एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स, जैसे इस कॉम्प्लेक्स को आप देख लें, इस कॉम्प्लेक्स में यहां पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। इस डबल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ अगर हम नेगेटिव लगाएं, इनकेस हम कहते हैं कि सल्फेट आयन लगा लेते हैं या दो क्लोरीन्स लगा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्लोरीन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा, दो क्लोरीन्स पर डबल नेगेटिव चार्ज होगा। तो डबल नेगेटिव चार्ज डबल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकेगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा, कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, पॉजिटिव पार्ट इसका कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल एनाइन है, स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक है ये, और सिंपल एनाइन है हमारे पास, तो इसका एनाइन जो है सिंपल क्लोराइड आयन है। तो इन दो बातों की जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में की गई है, ये एक्सप्लेनेशन है उसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले। वो टर्मिनोलॉजीज अगर हमें समझ में आती हैं तब हम जाके आगे स्टडी कर सकेंगे इन कंपाउंड्स को, अदरवाइज स्टडी करना इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर हमारे लिए। कंपोनेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, कौन कौन से हैं? जिसमें से सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन है। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाना या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप उसमें से जो पहले आपके साथ डिस्कस की गई है प्रॉपर्टीज, उनमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और एक एग्जांपल उसके साथ लिख लें। यहां पर सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज सेंट्रल मेटल आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है जिसको हम कैटायन कहते हैं, ये पूरा ये वाला रीजन इसको हम एनाइन कहते हैं। अब एनाइन में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं क्योंकि हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये वाला पोर्शन जो है आयरन वाला, ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके साथ जो साइनाइड आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और साइनाइड आयंस जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं उनको हम लिगेंड्स कहते हैं, आगे जाकर वजाहत होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला है उनको हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं या सेंट्रल मेटल कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप चेक करें, जिसमें सिल्वर है और उसके साथ दो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर क्लोराइड आयन है स्टूडेंट्स। अब ये वाला पॉइंट जो है यहां पर वाज़ेह होगा। अ कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, एंड सिंपल एनाइन, दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड सिंपल नेगेटिव पार्ट है एनाइन है। स्टूडेंट्स इसमें से सेंट्रल मेटल आयन जो है दैट इज सिल्वर, और एमोनिया जो है NH3, ये हमारा लीगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा।
स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट जो है या सेकंड कंपोनेंट जो है दैट इज बी लीगेंड है। लीगेंड का मतलब है, लीगेंड वर्ड का मतलब है टू बाइंड, के बाइंडिंग एबिलिटी को हम लीगेंड कहते हैं। अब लीगेंड्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक जो लीगेंड टू बाइंड है ये इसका लफ्जी मतलब है लीगेंड वर्ड का। अब लीगेंड हम उस सिंपल मॉलिक्यूल को कह सकते हैं या आयन को कह सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल होगा न्यूट्रल होगा, जैसे वाटर की केस में है, उसमें ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है, मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है। अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें, नेगेटिव आयन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उनको हम लीगेंड्स कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उनको हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। हमारे पास लीगेंड्स जो है या जब कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, इसमें से पहले आप जरा ये ऑब्जर्व कर लें कि पोटाशियम हेक्सासायानोफेरेट वही एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद सिल्वर वाला भी है, यहाँ पर फिर दोबारा वही आयरन और पोटाशियम वाला एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन इसमें से ये साइनाइड आयंस जो छोटे ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं ये हमारे लीगेंड्स हैं। इसी तरह यहाँ पर एमोनिया लीगेंड, इसी तरह यहाँ पर साइनाइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस ये हमारे लीगेंड्स हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट किए हैं। अब अगर हमारे पास लीगेंड्स सेम अटैच हो, जैसे 6 साइनाइड आयंस हैं, तो ऐसे लीगेंड्स को हम होमोलिप्टिक लीगेंड्स कहते हैं। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन के साथ सेम लीगेंड्स अटैच हो तो वो कंडीशन होमोलिप्टिक कंडीशंस हैं। और अगर जैसे यहां पर एमोनिया में चेक करें, 2 सेम एमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर साइनाइड 6 सेम आयंस हैं, लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में अगर आप चेक करें हाइड्रोक्सिल भी अटैच्ड हैं और उसके साथ साइनाइड आयंस भी अटैच हैं जो कि डिफरेंट हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को, लीगेंड्स को हम हेटेरोलिप्टिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर लीगेंड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसकी बेस पर, जिसमें हमारे पास मोनोडेंटेट लीगेंड है, बाइडेंटेट लीगेंड है और पॉलीडेंटेट लीगेंड है। स्टूडेंट्स डेंटेट का वर्ड जो है दिस इज फ्रॉम द टीथ, दांत को हम कह सकते हैं। दांत के जरिए से अगर हम किसी या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो दांतों के जरिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को अटैच करे तो डेंटेट का वर्ड यहाँ पर अटैचमेंट के लिए यूज होगा। तो मोनोडेंटेट लीगेंड्स वो हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, जैसे क्लोराइड आयन है, टर्मिनोलॉजी इसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्लोरो होगी, यहाँ पर साइनाइड आयन है या साइनो, ब्रोमाइड है ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, वाटर एक्वा की केस में आएगा, मतलब वाटर का नाम जो होगा एक्वा होगा। यहाँ पर वाटर के साथ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वाटर इन दोनों में से सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसमें फिर कार्बोनेट आयन है और एसीटेट आयन है। कार्बोनेट आयन का नाम कार्बोनेटो होगा और एसीटेट आयन का नाम एसीटेटो होगा। ये इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद बाइडेंटेट लीगेंड है, जहां पर लीगेंड 2 पॉइंट्स पर अटैचमेंट करे, 2 पॉइंट्स से अटैचमेंट करे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जैसे ऑक्सलेट आयन है स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन के जरिए और इस ऑक्सीजन के जरिए से बॉन्डिंग करेगा, इनको हम बाइडेंटेट लीगेंड कहते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है इथाइलिन डाइएमाइन, इसमें NH2 ग्रुप दोनों साइड्स पर बॉन्डेड है, जिसमें एक हाइड्रोजन पर या दोनों नाइट्रोजन्स पर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड है। ये अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लेते हैं दोनों नाइट्रोजन्स तो फिर उनको हम बाइडेंटेट लीगेंड कहते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पॉलीडेंटेट, जिसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होगी, जिसका एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम होगा शॉर्ट फॉर्म में EDTA, इथाइलिन डाइएमीन या डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, दिस इज द इथाइलिन पोर्शन जो एज ई से बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। डाइएमाइन है तो 2 नाइट्रोजन्स,
ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये वाला, ये एसीटेट पोर्शन है, तो इसका नाम होगा इथाइलिन डायएमाइन या डायएमीन टेट्रा एसीटेट, जो के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है या 4 पॉइंट से इसकी अटैचमेंट पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्सर औकात नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ये भी यूटिलाइज हो जाता है, तो जब इसकी यूटिलाइजेशन होगी, इस्तेमाल होगा फॉर द अटैचमेंट विद द मेटल आयन, इसको हम पॉलीडेंटेट कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फिर स्टूडेंट्स एक और टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की जाती है जिसको हम एम्बीडेंटेट कहते हैं। एम्बीडेंटेट वो कंडीशन है कि जिसमें पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सल्फर पर भी अटैचमेंट हो सकती है और नाइट्रोजन पर भी अटैचमेंट हो सकती है, तो ऐसे लिगेंड्स जो 2 डिफरेंट एटमों पर या 2 डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स तो हम नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंट एटमों पर वो अटैचमेंट कर सकते हैं, तो उनको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, लिगेंड और मेटल के दरमियान जब इंटरेक्शन होगी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एज एन एसिड एक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर बॉन्डिंग जो होगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम करेगा, दूसरा एटम अट्रैक्ट करेगा, जैसे हम एमोनिया और एसिड का रिएक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे एमोनिया में आपको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको जब हम किसी एसिड के साथ, मैं यहां पर एसिड को H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके साथ हम रिएक्ट करवाएं तो एमोनिया क्या करेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ, जिससे हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव। अब इसमें से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क यहाँ पर ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम ने शेयर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी नोमेनक्लेचर के दौरान, इसलिए बैकग्राउंड हम अपना क्लियर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने लोन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, या सेंट्रल मेटल एटम कितने लोन पेयर एब्जॉर्ब कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अगर जैसे इस केस में ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम कैटायनिक पार्ट कहते हैं या कैटायन कहते हैं, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है जिसको हम एनायन कहते हैं। पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें से ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है। इसके साथ अगर आप चेक करें कितने साइनाइड आयंस बॉन्डेड हैं स्टूडेंट्स, 6 साइनाइड आयंस इसके साथ बॉन्डेड है, तो हम कहते हैं कि आयरन का इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है स्टूडेंट्स? 6 is the coordination number of iron in this case. नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट एग्जांपल में आप ऑब्जर्व करें, कॉपर के साथ 4 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड हैं, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितना है? 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोवाइडेड बाय लिगेंड्स और इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन। नेक्स्ट जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या? मेटल आयन अलोंग विद द लिगेंड्स, मेटल आयन अलोंग विद द लिगेंड्स, मेटल आयन अलोंग विद द लिगेंड्स। यहां पर कॉपर के साथ एमोनिया है, मेटल कॉपर है मेटल आयन, और एमोनिया जो है वो लिगेंड है। आयरन मेटल आयन, साइनाइड आयन जो है वो लिगेंड्स हैं। इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है जिनके ऊपर का निशान लगा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में सेंट्रल मेटल आयन को या मेटल आयन को लिगेंड्स के साथ बंद कर लेते हैं, उससे
कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हमारे पास 3 हैं, जिसमें से एनायोनिक है, कैटायोनिक है और न्यूट्रल है। अब आप ये ऑब्जर्व करें, कुछ देर पहले भी पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट की वजाहत की थी हमने। इसमें पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, जहां जैसे यहां पर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज है, तो इनको हम एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। फिर इस केस में या इस केस में ऑब्जर्व कर लें, कॉपर के साथ 4 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज है वो डबल पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो डबल पॉजिटिव चार्ज है, अब ये वाला पोर्शन जो है ये, या इस केस में ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं कि दिस इज कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जहां पर नेगेटिव चार्ज ना हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कैथोड की तरफ मोशन करेगा इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस के दौरान। तो इसी तरह हम इनको कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स कहते हैं। और ये वाला जो है, जिसमें निकल के साथ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, निकल टेट्राकार्बोनिल कंडीशंस हैं, तो वो जो है न्यूट्रल है, वहां पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वजाहत की, जिसमें एनायोनिक, कैटायोनिक और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्सेस की, या जो टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं, वो है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर? अब यहाँ पर बताया गया है कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन एंड टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड्स। मतलब ये है स्टूडेंट्स के चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, ये सेंट्रल मेटल आयन पर जो चार्ज है और ओवरऑल चार्ज या टोटल चार्ज जो लिगेंड्स पर मौजूद है, उनको जब हम अलजेब्रिक सम ले लेते हैं, उससे जो रिजल्ट आएगा, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, वो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। एज एन एग्जांपल, वही एग्जांपल लिया गया है हेक्सासायानोफेरेट वाला, जिसमें हमने इसके साथ पोटेशियम शो किया था लेक्चर की स्टार्ट में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 2+, या हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन आयरन इज 2+। और हमारे पास कितने साइनाइड आयंस हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ साइनाइड आयंस इज 6। तो इस केस में 2+ इज द चार्ज ऑन मेटल आयन, फिर उसके बाद साइनाइड आयंस का जो टोटल चार्ज है दैट इज 6 नेगेटिव। अब चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल चार्ज ऑन द मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड्स। लिगेंड्स पर इस केस में जो चार्ज है दैट इज 6 नेगेटिव, मेटल आयन पर जो चार्ज है इस केस में दैट इज 2+। अब 2+ प्लस 6 नेगेटिव, दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास 4 नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है। 4 नेगेटिव इन दिस केस इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, 4+ in this case 4 negative, sorry 4 negative is the charge on coordination sphere। अब अगर इस चार्ज को या इस आयन को या कॉम्प्लेक्स को हमने न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसके साथ हम पॉजिटिव पार्ट लगाएंगे, क्योंकि लेक्चर की स्टार्ट में आपने देखा था कि इसके साथ पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम लगा था। जैसे हम यहाँ पे लिखें कि 4 हो जाएगा आयरन के साथ 6 साइनाइड आयंस। अब यहाँ पर तो 4 नेगेटिव है, यहाँ पर 4 पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात हो गई। अब हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, लेकिन उससे बाहर जो है इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, इनको हम इनर स्फीयर भी कह सकते हैं, इनर, और इसको हम आउटर कह सकते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है, इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट स्फीयर, और इसको हम सेकंड स्फीयर कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो कीलेट है। कीलेट, कीलेट कौन सा कंडीशन है? जब इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड
सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैचमेंट करे। पॉलीडेंटेट लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैचमेंट करे और उससे एक रिंग फॉर्म में या एक रिंग स्ट्रक्चर बने, उनको हम कीलेट कहते हैं। और जो एजेंट्स हैं उनको हम कीलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। जैसे आप प्लैटिनम के साथ ऑक्सलेट आयंस देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सेंट्रल मेटल एटम इस केस में प्लैटिनम है, Pt जिसका सिंबल है कैपिटल P स्मॉल t, और उसके साथ ऑक्सलेट आयन है। दो ऑक्सलेट आयंस हैं स्टूडेंट्स, दोनों ऑक्सलेट आयंस जो हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। मतलब ये है कि ये 2 पॉइंट्स पर अटैचमेंट शो करेंगे। अब अगर आप देख सकते हैं इससे एक रिंग का स्ट्रक्चर बना है, जिसमें से रिंग प्लैटिनम से शुरू होगा, ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से दूसरे कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से प्लैटिनम, एक रिंग का स्ट्रक्चर बन गया। और फिर यहां पर भी ऐसा है कि प्लैटिनम, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और फिर दोबारा प्लैटिनम। तो यहां पर इन एजेंट्स को, इन लीगेंड्स को, पॉलीडेंटेट लीगेंड्स को जो रिंग फॉर्म या रिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इनको हम कीलेट्स कहते हैं या कीलेटिंग एजेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीलेट है, और इनको हम जो पॉलीडेंटेट लीगेंड्स हैं इनको हम कीलेटिंग लीगेंड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपके सामने है, चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन पेयर इज 2 नेगेटिव। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स आयन से या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की। यही टर्मिनोलॉजीज इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में यूज होंगी, तो कोशिश करें कि इन टर्मिनोलॉजीज को आप समझें, बुक के साथ कंपेयर करें। अगर यहाँ पर कोई एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दिया गया है तो नोट करें, बुक पे लिख लें, नोट्स में लिख लें, लेकिन अपनी आसानी के लिए नोट करने चाहिए और स्टडी करनी होगी लाजमी, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है हैं आसान लेकिन कंफ्यूजिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिनको हम आईयूपीएसी रूल्स कहते हैं, उसके मुताबिक नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।